career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। हमने पतलून बुश शर्ट वगैरह पहनी और अब्दुल्ला के साथ रेस्ट हाउस से चल पड़े। उस रोज़ बंगलोर का मौसम अजीबोगरीब था। आसमान पर कभी बादल आ जाते और कभी धूप निकल आती थी। हब्स इसलिए नहीं था कि हवा चल रही थी। बंगलोर शहर के बाजार कुशादा और बारौनक थे। फुटपाथों पर दरख्त थे, उनमें कहीं कहीं संदल के दरख्त भी थे। ऐसे बाज़ारों में संदल की खुशबू फैली रहती है। ऊंची ऊंची मॉडर्न बिल्डिंगें थीं, खूबसूरत साइनमा घर थे। वो सब कुछ ही था जो किसी बड़े और मॉडर्न शहर में होता है। जंगल के रेस्ट हाउस से निकलकर हम एक छोटी सी सड़क पर पड़ गए थे, जिसने हमें एक चौराहे पर पहुंचा दिया। यहाँ से हमें शहर जाने वाली बस मिल गई। शहर के बस स्टॉप पर उतरकर अब्दुल्ला हमें दूसरे बस स्टॉप पर ले गया और कहने लगा, मैडम सूजी के घर की तरफ यहाँ से बस जाती है। बंगलोर की बसें बम्बई की बसों की तरह थीं। 2 मंजिला बसें अभी तक चल रही थीं। एक बस आई। अब्दुल्ला ने उसका नंबर देखा और कहा, यही बस है। हम बस में सवार हो गए। मैंने अब्दुल्ला से ख़ास तौर पर कहा, हमें मैडम सूजी के घर से एक स्टॉप पीछे उतरना है, याद रखना। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है सर। बस बंगलोर के मुख्तलिफ बाज़ारों में से होती हुई एक बड़े खुशनुमा जदीद किस्म के बाग के करीब से गुजरी, जिसके अंदर पार्क भी थे और एक झील भी थी। झील में कश्तियाँ और मोटर बोट्स चल रही थीं। बस शहर के ज़्यादा आबाद इलाके से बाहर आकर एक सड़क पर मुड़ गई, जिसकी दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। उन दरख्तों में नारियल के दरख्त भी थे। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से मेरी तरफ झुककर कहा, सर, हम तीसरे बस स्टॉप पर उतर जाएंगे। 2 स्टॉप छोड़कर हम तीसरे बस स्टॉप पर उतर गए। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। हम तीनों फुटपाथ पर सामने की जानिब चले जा रहे थे। दोनों जानिब पुरानी किस्म की कोठियाँ थीं, जिनके बरामदों के छज्जों पर बोगनवेलिया की बेलें चढ़ी हुई थीं। उनके सैनों में नारियल और कहीं नीम के दरख्त उगे हुए थे। अब्दुल्ला चलते चलते एक जगह रुक गया। उसने जेब से सिगरेट निकाला और उसे सुलगाते हुए कहने लगा, मेरी दाएं जानिब दूसरी कोठी मैडम सूजी की है। मैंने और शेरबाज ने 3-4 कदम आगे जो कोठी थी उसको गौर से देखा। कोठी में दाखिल होने के लिए लकड़ी का एक 3 फुट ऊंचा पुराना गेट था जो बंद था। हम आगे बढ़े। मैंने कोठी के सामने से गुजरते हुए उसका भरपूर जायजा लिया। शेरबाज ने भी उसे नज़र भर कर देखा और हम आगे निकल गए। अगले बस स्टॉप पर जाकर हम बेंच पर बैठ गए। अब्दुल्ला ने कहा, सर, अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। शेरबाज ने कहा, नहीं अब्दुल्ला, बस दूसरी बार देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो कुछ देखना था देख लिया है। मेरा ख्याल है अब हमें वापस चलना चाहिए। अब्दुल्ला ने पूछा, सर, वापस रेस्ट हाउस जाएंगे या मकान पर? शेरबाज ने कहा, रेस्ट हाउस नहीं, हम इस वक्त आलमगीर साहब के मकान पर जाएंगे। अब्दुल्ला बोला, ओके सर। अगले चौक में से एक बस आलमगीर साहब के मकान के चौक की तरफ जाती है। हम आलमगीर के पास पहुंच गए। अब्दुल्ला चला गया तो आलमगीर ने पूछा, मैडम का मकान देख लिया? शेरबाज ने कहा, हाँ देख लिया है। ये बताओ कि जिस सड़क पर मैडम का मकान है उसका नाम क्या है, और उससे पीछे जो चौक है उसका नाम क्या है? आलमगीर ने हमें दोनों नाम बता दिए। तीसरा पहर हो गया था। आलमगीर हमारे लिए चाय बनवा कर ले आया। हम चाय पीने लगे। आलमगीर ने शेरबाज से कहा, तुमने क्या हिकमत अमली सोची है? शेरबाज ने कहा, अभी हतमी तौर पर किसी हिकमत अमली का फैसला नहीं किया, बस वो जगह देख रहे हैं जहाँ जहाँ हम कमांडो अटैक कर सकते हैं। कुछ देर हम खामोशी से चाय पीते रहे। बाद में मालूम हुआ कि कमांडो शेरबाज मैडम सूजी के यहाँ कर्नल वडीकर को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम तय कर चुका था, मगर उसने एक जिम्मेदार कमांडो की होशमंदी का सबूत देते हुए अपने दिल का राज और कमांडो ऑपरेशन की स्कीम आलमगीर से पोशीदा रखी थी। शेरबाज ने आलमगीर से कहा, आलमगीर भाई, इस मिशन के लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी बेशक पुरानी हो मगर उसका इंजन बिल्कुल दुरुस्त हालत में हो और वक्त पर धोखा न दे। आलमगीर कहने लगा, ये काम ज़रा मुश्किल है, इसमें कुछ देर लग जाएगी, क्योंकि तुम्हें ऐसी गाड़ी मिलनी चाहिए जिसकी नंबर प्लेट बंगलोर शहर की ना हो, उसकी रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे शहर की होनी चाहिए। शेरबाज ने कहा, ये बड़ा लंबा काम है, इसको छोड़ो, हम गाड़ी के बगैर ही काम चला लेंगे। तुम ऐसा करो कि हमें जो असलहा दरकार है वो किसी तरह पैदा कर दो। मुझे बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए? कमांडो शेरबाज ने एक लम्हा खामोश रहने के बाद कहा, हमें इस मिशन के लिए शॉटगनों की ज़रूरत नहीं होगी, उसके बजाय 2 सिलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल मिल जाएं तो बहुत ही अच्छा है। आलमगीर बोला, मिल जाएंगे, आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? तुम लोग जो कहोगे मैं कहीं ना कहीं से पैदा कर दूंगा। बताओ और क्या क्या चाहिए? कमांडो शेरबाज के ज़हन में सारी स्कीम, सारा मंसूबा तैयार हो चुका था, जिसके बारे में मैं अभी तक नहीं जानता था।
सारा मंसूबा उसने मुझे बाद में बताया था और वो कहने लगा, मुझे मैडम सूजी के घर का टेलीफोन नंबर भी चाहिए। आलमगीर ने कहा, वो भी मिल जाएगा। और कुछ? कमांडो शेरबाज ने आलमगीर के पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाया और उसका कश लगाकर धुआं बाहर को छोड़ते हुए बोला, अभी इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है, इसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आलमगीर बोला, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीज़ें तुम्हारे पास कल शाम तक रेस्ट हाउस में पहुंच जाएंगी। फिर कुछ देर के तवक्कुफ के बाद उसने शेरबाज से कहा, मेरे भाई, मैंने पहली बार तुम्हें सिगरेट पीते देखा है। शेरबाज हंस कर बोला, कमांडो हर काम कर लेता है मगर किसी चीज़ का आदी नहीं होता। शाम को हमें आलमगीर का ड्राइवर जीप में जंगल वाले रेस्ट हाउस छोड़ गया। रात को हम खाना खाने के बाद बरामदे में बैठ गए। तब शेरबाज ने बताया कि वो मैडम सूजी के फ्रंट पर कर्नल वडीकर पर अटैक करना चाहता है। उसने कहा, यहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्नल वडीकर के 1 या 2 फौजी बॉडीगार्ड्स का मुकाबला करना होगा। हमें यहाँ ज़्यादा आसानी होगी। अगर कर्नल का मैडम सूजी के साथ कोई इश्क मुआशका ना चल रहा होता तो हमें कोई दूसरी स्कीम तैयार करनी पड़ती। मैंने शेरबाज से पूछा, क्या हम मैडम सूजी के घर पर कर्नल वडीकर को निशाना बनाएंगे? शेरबाज खान कहने लगा, अभी पूरी स्कीम मेरे ज़हन में वाज़ेह नहीं है, कल इस पर दोनों फिर गौर करेंगे। हमें एक बाकायदा प्लान तैयार करना होगा। पहले मैडम सूजी के घर के माहौल का जायज़ा लेना होगा। इसके बाद ये मालूम करना होगा कि कर्नल वडीकर या मैडम के मकान पर आता है तो उसके साथ कोई बॉडीगार्ड होता है या नहीं। ये सारी मालूमात हमें पहले फराहम करनी पड़ेंगी और ये हम खुद ही फराहम करेंगे। इसके बाद उन मालूमात की रोशनी में हम कमांडो ऑपरेशन का प्लान तैयार करेंगे। उस वक्त मुझे अपना सांप दोस्त बहुत याद आया। अगर उस वक्त वो मेरे पास होता तो हम बड़ी आसानी के साथ कर्नल वडीकर से कश्मीर की बेटी की बेइज्जती का बदला ले सकते थे, मगर मेरा दोस्त सांप मुझसे जुदा हो चुका था। खुदा जाने वो मर चुका था या अगर जिंदा था तो कहाँ था। बहरहाल मैं उसकी मदद से बेनियाज हो गया हुआ था। अब हमें अपने जोरे बाजू और अपनी अकल पर और अपने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सब कुछ करना था। हमें बताया गया था कि कर्नल वडीकर हफ्ते की रात को मैडम सूजी के यहाँ ज़रूर जाता है। हमें हफ्ते का इंतज़ार था। हफ्ते के दिन में 2 दिन बाकी थे। ये 2 दिन हमने अपना मंसूबा तैयार करने में गुजारे। आलमगीर ने हमें 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल लाकर दे दिए थे। उन पिस्तौलों के आगे भी साइलेंसर की नालियाँ चढ़ी हुई थी। हफ्ते की शाम को मैं और कमांडो शेरबाज खान मैडम सूजी की कोठी की तरफ रवाना हो गए। मौसम ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी। हम बस में सवार होकर मैडम सूजी की कोठी वाली सड़क के स्टॉप पर उतर गए। अभी शाम का वक्त था। हम सड़क पर से उतरकर उस कच्चे रास्ते पर आ गए जो उन कोठियों के अकब से गुजरता था। यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। हमें मैडम सूजी की कोठी का इल्म था। उसकी कोठी के पीछे से गुजरते हुए हमने पूरा जायजा लिया। कोठी के पिछवाड़े 7-8 फुट ऊंची दीवार थी जो जंगली बेल से ढकी हुई थी। अंदर की जानिब नारियल के 3 दरख्त साथ साथ खड़े थे जिनकी मोरछल जैसी शाखें दीवार के ऊपर झुकी हुई थी। उस तरफ कोठी का कोई छोटा दरवाज़ा भी नहीं था। हम आगे निकल गए। सड़क के आखिरी सिरे पर चाय की दुकान थी जिसके बाहर कुछ ग्राहक कुर्सियों पर और बेंच पर बैठे चाय कॉफ़ी पी रहे थे। दुकान के अंदर तमिल और तेलुगु फिल्मी गाने चल रहे थे। हम दोनों एक तरफ होकर खाली बेंच पर बैठ गए। चाय के गिलास मंगवाए और चाय पीने लगे। शेरबाज ने कहा, मैडम की कोठी का पिछला दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ 7 फुट ऊंची दीवार है। मैंने कहा, हाँ, इमरजेंसी की सूरत में हमें ये दीवार फांदनी होगी। शेरबाज बोला, जल्दी में इतनी ऊंची दीवार फांदने में मुश्किल पेश आ सकती है। मैंने कहा, लेकिन अंदर की जानिब नारियल के 3 दरख्त भी हैं, हम उन दरख्तों की मदद से दीवार पर चढ़ सकते हैं। शेरबाज ने कहा, ऐसा हो सकता है। हम खामोशी से चाय पीने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपनी अपनी घड़ियों पर निगाह डाल लेते थे। कुछ देर बाद रात का अंधेरा गहरा हो गया तो मैंने कहा, मेरा ख्याल है हमें दुकान के सामने वाले हिस्से की तरफ चलना चाहिए। शेरबाज खान ने मुलाजिम लड़के को चाय के पैसे दिए और हम दोनों उठकर पिछवाड़े वाली कच्ची सड़क पर वापस चलने के बाद सामने वाली सड़क पर निकल आए। ये कोठियाँ हमारे लाहौर या कराची की कोठियों की तरह नहीं थीं। पुरानी पथरीली दीवारों वाली बैरक नुमा कोठियाँ थीं जिनकी ढलवा छतों पर खपरेलें उखड़ी हुई थीं। कई छतों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। यहाँ ज़्यादातर ईसाई लोग रहते थे। ये बात हमें कोठियों के बाहर नेम प्लेटें पढ़कर मालूम हुई। मैडम सूजी की कोठी के सामने सड़क पार दरख्तों की कतार सड़क के आखिरी किनारे तक चली गई थी। हम उन दरख्तों के पीछे घास पर बैठ गए। हम इस तरह बैठे थे जैसे खुली हवा से लुत्फानंदोज होने के लिए बैठ गए हों। हम उस ज़ाविये पर बैठे थे कि मैडम सूजी की कोठी का मेन गेट हमें साफ नज़र आता था, मगर सड़क पर से गुजरने वाले हमें पूरी तरह से नहीं देख सकते थे। हमें वहाँ बैठे आधा घंटा गुजर गया। कर्नल वडीकर की गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। मैंने शेरबाज से कहा, हो सकता है वो आज ना आए। वो कहने लगा, लेकिन हमें हर हालत में उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। मज़ीद 15 मिनट गुजर गए। सड़क पर दरख्तों के नीचे जहाँ हम बैठे थे अंधेरा गहरा हो गया था। सड़क की रोशनी वहाँ नहीं आती थी। सड़क पर से 15-15 मिनट के वक्फे से बसें गुजर जाती थीं। हमें दूर से गाड़ी की आवाज़ आई। फिर एक सियाह रंग की इंडिया की बनी हुई छोटी गाड़ी मैडम की कोठी के गेट के पास आकर खड़ी हो गई।
कमांडो शेरबाज ने भी उसे देखा हुआ था। गाड़ी में से 2 फौजी वर्दी वाले सिपाही बाहर निकले। एक ने कोठी का लकड़ी का गेट खोल दिया, दूसरा गाड़ी के पास ही खड़ा रहा। उनके पास कोई गन वगैरह नहीं थी, लेकिन उनकी जेबों में पिस्तौल जरूर थे। गाड़ी मैडम सूजी की कोठी के छोटे से सैन में दाखिल होकर रुक गई। दरमियाने कद का एक आदमी बाहर निकला। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, यही कर्नल वडीकर है। कर्नल वडीकर कोठी के बरामदे में से गुजरकर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। उसके दोनों बॉडीगार्ड बरामदे के बाहर एक तरफ खड़े हो गए। वो बड़े चाकू चौबंद थे। शेरबाज कहने लगा, इसका मतलब है कि कर्नल अपने साथ 2 बॉडीगार्ड लेकर यहाँ आता है। मैंने कहा, मेरा ख्याल है अब हमारा यहाँ बैठे रहना बेकार है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। हम दरख्तों के नीचे से गुजरकर सड़क के बस स्टॉप पर आ गए। बस में सवार होकर बड़े चौक में उतर गए। हम वहाँ से पैदल ही आलमगीर के मकान की तरफ रवाना हो गए। वहाँ हमने रात का खाना इकट्ठे खाया। शेरबाज ने आलमगीर को बताया कि हमने मैडम की कोठी में कर्नल वडीकर को आते देख लिया है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। आलमगीर कहने लगा, वो हमेशा बॉडीगार्ड अपने साथ रखता है। उसे डर लगा रहता है कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद उससे नूरबानो का बदला लेने वहाँ ज़रूर पहुँच जाएंगे। शेरबाज खान ने कोई जवाब न दिया। रात 10 बजे आलमगीर का ड्राइवर हमें जंगल वाले रेस्ट हाउस पर छोड़ गया। मैंने शेरबाज खान से कहा, इसका मतलब है कि हम अगले हफ्ते अटैक करेंगे। वो बोला, इसके सिवा कोई चारा नहीं, हमें 1 हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ते की रात को कर्नल वडीकर सूजी के घर आता है। मैंने कहा, हमें मैडम की कोठी की अकबी दीवार फांद कर अंदर जाना होगा। शेरबाज बोला, हाँ, ऐसा ही करना होगा। इस मौजू पर हम पहले काफ़ी सोच विचार कर चुके थे। दूसरा कोई तरीक़ेकार नहीं था जिस पर अमल किया जाता। मैडम सूजी के मकान पर कर्नल वडीकर हमारे लिए बड़ा आसान टारगेट था। हमें सिर्फ उसके 2 बॉडीगार्ड से अपने आप को बचाना था। इसमें यह बात हमारे हक में जाती थी कि दोनों बॉडीगार्ड्स कोठी के सदर दरवाजे वाले सैन में होते थे। कोठी का अकबी हिस्सा महफूज और खाली था। हम यहाँ से कोठी में दाखिल हो सकते थे। मैडम सूजी का जो अकलौता मुलाजिम और उसकी बूढ़ी माँ थी, उसको हम आसानी से गन पॉइंट पर काबू कर सकते थे। हमारे लिए हफ्ता गुजारना मुश्किल था। हम बिल्कुल तैयार थे। टारगेट हमारे सामने था, लेकिन हमें 7 दिन का इंतज़ार करना था। ये हमारी मजबूरी थी। आलमगीर हमें मिलने तकरीबन रोज़ शाम को आ जाता था। उसने हमें मना कर रखा था कि हफ्ते की रात के सिवा हम बंगलोर शहर का बिल्कुल रुख न करें, लेकिन हम जंगल के रेस्ट हाउस में चौथे रोज़ ही तंग आ गए। कुछ हम इस ख्याल से कुदरती तौर पर लापरवाह से हो गए थे कि यह इलाका मकबूजा कश्मीर के इलाके से बहुत दूर है और यहाँ हमें कोई जानता भी नहीं था। कम अज़ कम हम इसी तरह सोचते थे, जो कि गलत बात थी। हमें इस तरह नहीं सोचना चाहिए था, क्योंकि जब आदमी दुश्मन के घर में बैठा हो तो उसे किसी हालत में भी अपने आप को महफूज नहीं समझना चाहिए। चुनांचे हम चौथे रोज़ खुद ही दोपहर के बाद शहर की तरफ चल पड़े। शेरबाज का इरादा कोई अंग्रेज़ी फ़िल्म देखने का था। मैं भी रेस्ट हाउस में पड़े पड़े बोर हो गया था और सोचा फ़िल्म ही देखते हैं। हमने एक सिनेमा हाउस आते जाते देखा हुआ था। हम उसी सिनेमा हाउस में आ गए। कोई एक्शन फ़िल्म लगी हुई थी। हमने गैलरी के टिकट लिए और सिनेमा में आकर बैठ गए। फ़िल्म शुरू हो चुकी थी। हमने भुने हुए नमकीन चनों के 2 लिफाफे बाहर से ख़रीद लिए थे। चने खाते रहे और फिल्म देखते रहे। इंटरवल के वक्त मैं उठकर सिनेमा हाउस की लॉबी के साथ बाथरूम गया। बाथरूम से बाहर निकला तो गैलरी की सीढ़ियाँ उतरती हुई एक साड़ी पोश नौजवान औरत मुझसे टकरा गई। मैंने अंग्रेज़ी में उससे मादरत की। वो मुस्कुराती हुई आगे निकल गई। मुझे एहसास हुआ जैसे वो जानबूझकर मुझसे टकराई थी। मैंने सोचा कि ये ख़ास टाइप की औरत होगी। नौजवानों को अपनी तरफ माइल करने के लिए ये औरतें इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करती हैं। मैंने इस वाक़े को कोई अहमियत न दी। ऊपर गैलरी में आकर शेरबाज के पास बैठ गया और उसको ये वाक़या बताया। मेरा ख्याल था कि वो हंसकर मुझ पर 1-2 फ़िक्रे चस्त करेगा, मगर मैंने देखा कि वो कुछ सोचने लगा। मैं भी अलर्ट हो गया। मैंने पूछा, कोई ख़ास बात हुई है क्या? कमांडर शेरबाज बोला, हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, आ जाओ। हम गैलरी से उतरकर लॉबी में आए तो शेरबाज खान ने वहाँ मौजूद लोगों का जायज़ा लिया। मैं खामोश था। वो आगे बढ़ा, मैं उसके साथ था। हम सिनेमा हाउस से बाहर निकल आए। मैंने उससे पूछा, क्या बात हो गई है शेरबाज खान? हम सिनेमा हाउस के गेट के एक तरफ अंधेरे में खड़े थे तो वो कहने लगा, मुझे लगता है कि हम CID की नज़रों में आ गए हैं। मैंने पूछा, तुमने कैसे अंदाज़ा लगाया? जवाब में वो बोला, वो औरत तुमसे यूं ही नहीं टकराई थी। शेरबाज खान की यमन तक मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन बहरहाल उसके साथ मुझे भी मुहतात रहना था। मैंने कहा, ऐसी बात है तो आलमगीर के यहाँ चलते हैं। वो कहने लगा, नहीं, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है, हमें यहाँ से वापस रेस्ट हाउस चलना होगा। मैंने कहा, इस तरह तो हम बंगलोर की खुफिया पुलिस वालों को अपना ठिकाना दिखा देंगे। जाहिर है अगर तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है और हमारे पीछे सीक्रेट पुलिस का कोई आदमी लग गया है तो वो रेस्ट हाउस तक हमारे साथ ही जाएगा। शेरबाज बोला, मैं यही चाहता हूँ। यहाँ हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन रेस्ट हाउस वाले जंगल में हम उसे ठिकाने लगा सकते हैं। कमांडो शेरबाज का ख्याल मुझे बड़ा दुरुस्त महसूस हुआ। मैंने कहा, तो फिर हमें यहीं से टैक्सी पकड़नी चाहिए। खुफिया पुलिस वाला हमारा ताकुब ज़रूर करेगा।
اس نے کہا نہیں، ہم یہاں سے موٹر رکشہ لیں گے، اس طرح خفیہ پولیس والے کو ہمارا پیچھا کرنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی اور ہم اسے جنگل میں ٹھکانے لگا سکیں گے۔ ہم نے وہاں سے رکشہ لے لیا۔ رکشہ چلنے لگا تو ہم دونوں باہر بازار کا گہری نظر سے مشاہدہ کرنے لگے۔ وہاں بظاہر ہمیں کوئی سیکرٹ سروس کا آدمی دکھائی نہ دیا۔ بڑے چوک میں آ کر ہم نے رکشہ چھوڑ دیا اور ٹیکسی لے لی۔ ٹیکسی نے ہمیں ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا۔ میں نے شیرباز سے کہا تمہارا اندازہ غلط نکلا دوست، وہ عورت CID والوں کی ایجنٹ نہیں تھی۔ ہمارے پیچھے کوئی سیکرٹ سروس کا آدمی ہمارا تعاقب کرتا یہاں تک نہیں آیا۔ رات کو ہم جلدی سو گئے۔ میں ڈرائنگ روم کے صوفے پر اور شیرباز بیڈ روم میں سویا۔ نہ جانے کتنی رات گزر چکی تھی کہ ایک کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں نے 0 بلب والا ٹیبل لیمپ جلا رکھا تھا۔ میں نے نیند بھری آنکھوں سے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ کمرہ خالی تھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی شے نیچے لکڑی کے فرش پر گری ہو۔ میں نے خیال کیا کہ باہر برآمدے میں کوئی جنگلی بلی آ گئی ہوگی۔ رات کو کوئی نہ کوئی جنگلی بلی یا گیدڑ کچن اور برآمدے میں ضرور آ جاتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنے میں وہی آواز پھر آئی۔ اب میں نے آواز کو پوری طرح سنا تھا۔ یہ آواز برآمدے سے نہیں بلکہ ریسٹ ہاؤس کے پیچھے سے آئی تھی۔ میں نے جلدی سے آٹومیٹک پستول سرہانے کے نیچے سے نکالا اور پچھلا دروازہ کھول کر ریسٹ ہاؤس کے عقبی برآمدے میں آ گیا۔ وہاں اندھیرا تھا۔ ہم لوگ اندھیرے میں اتنا ضرور دیکھ لیتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آگے کیا ہے۔ اندھیرے میں درختوں کے جھرمٹ خاموش کھڑے تھے۔ آسمان پر بادل چمک رہے تھے۔ میں کچھ دیر بالکل ساکت ہو کر چاروں طرف اندھیرے میں غور سے دیکھتا رہا۔ مجھے وہاں کوئی انسان یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جنگلی بلی ہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے دروازہ بند کر کے چٹکی لگائی اور صوفے پر لیٹ گیا۔ نیند غائب ہو گئی تھی۔ ذہن میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میں کہاں سے کیا مشن لے کر چلا تھا اور کہاں آ گیا تھا۔ لاہور میں میرا بٹ صاحب اور ملک صاحب سے بھی ایک مدت سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک بات کی مجھے خوشی تھی کہ میں کشمیر کی جنگ آزادی میں برابر شریک تھا اور مجاہدین کے ساتھ مل کر اس زندہ تحریک کے لیے جتنا کچھ کر سکتا تھا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیند نے میری آنکھیں بند کر دیں۔ صبح دیر تک سویا رہا۔ بیدار ہوا تو دن کے 10 بج چکے تھے۔ شیرباز خان ابھی تک سو رہا تھا۔ عثمان بابا نے مجھے برآمدے میں بیٹھے دیکھا تو میرے لیے چائے لے آیا اور کہنے لگا رات جب آپ لوگ سو گئے تھے تو ایک آدمی نے آ کر آپ کے بارے میں پوچھا تھا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کون تھا وہ اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ عثمان بابا بولا کوئی مزدور قسم کا آدمی لگتا تھا جو جنگلوں میں ٹھیکیداروں کے ساتھ کٹائی کا کام کرتے ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا لیکن میں تو ٹھیکیدار نہیں ہوں۔ اسے اگر پوچھنا تھا تو عالمگیر کا پوچھنا چاہیے تھا۔ عثمان بابا نے کہا میں نے اس آدمی کو یہی کہہ کر بھیج دیا تھا کہ سیٹھ عالمگیر سے جا کر ملو، وہی تمہیں کام دے سکتا ہے، اور وہ چلا گیا تھا۔ اتنے میں شیرباز بھی منہ ہاتھ دھو کر وہاں آ گیا۔ میں نے اسے ایک آئی نبی کے رات کو آنے کے بارے میں بتایا تو اس کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا اور وہ کہنے لگا اسے کس نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں اور ہم اسے کام دلا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میرا تو خیال ہے کہ یہ خفیہ پولیس کا آدمی تھا، کیونکہ عثمان بابا نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بھی قرید رہا تھا۔ کمانڈو شیرباز نے ہاتھ کو آہستہ سے جھٹک کر کہا دیکھا جائے گا۔ عثمان بابا اس کے لیے چائے لے کر آیا تو کمانڈو شیرباز نے اسے کہا عثمان بابا اگر اب کوئی آدمی آ کر ہمارا پوچھے تو اسے اپنے پاس بٹھانا اور ہم اگر سو بھی رہے ہوں تو آ کر جگا دینا، سمجھ گئے ہو نا؟ ٹھیک ہے جناب۔ دوپہر کے 3 بجے عالمگیر آ گیا۔ ہم نے اسے یہ بات بتائی تو وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا میرا خیال ہے تم لوگوں کو جگہ بدل لینی چاہیے۔ شام کو میرا ڈرائیور آ کر تمہیں اس جنگل میں سے دوسری جگہ لے جائے گا۔ وہ شہر کی حدود کے قریب بھی ہے اور یہاں سے زیادہ محفوظ بھی ہے۔ ہم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ شیرباز نے تب اسے بتا دیا کہ ہمارا ارادہ اس ہفتے کی رات کو کرنل وڈیکر پر حملہ کرنے کا ہے۔ اب اسے بتا دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا ہفتہ تو پرسوں ہے، اس لحاظ سے تو تمہیں یہ جگہ ضرور بدل لینی چاہیے، مگر تم یہ کام سوچ سمجھ کر کرنا، اور اگر تم نے اس حملے میں کرنل وڈیکر کو ہلاک کر دیا تو نہ میرے پاس آنا اور نہ ہی اس ریسٹ ہاؤس کا رخ کرنا۔ میں تمہیں جس نئی جگہ پر بھجوا رہا ہوں وہیں چھپے رہنا۔ میں خود صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد تم سے وہیں آ کر مل لوں گا۔ ہمارے ساتھ چائے کی ایک پیالی پی کر عالمگیر چلا گیا۔ شام ابھی پوری طرح نہیں چھائی تھی کہ عالمگیر کا خاص ڈرائیور جیپ لے کر آ گیا۔ ہم نے اپنا تھیلا جس میں ہماری ضروری چیزیں اور کچھ کپڑے تھے جیپ میں ڈالا اور نئے ٹھکانے کی طرف چل دیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔